हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे ओशनोग्राफी का चैप्टर ओरिजिन एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर। ठीक है, ओशन फ्लोर। तो इसका हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट किया था कि जो ओशन फ्लोर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। और सबसे पहला उसमें था कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे पूरा का पूरा। आपने अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जाकर के एक बार देख लो कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर किया उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। द कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म, देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, शेल्फ की जगह पे है। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्लेटफॉर्म कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ पे शेल्फ को ही मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखा है। तो अगर आगे प्लेटफॉर्म मिले तो इट मीन्स इट इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, द कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म इज द फर्स्ट स्टेप बिटवीन द डीप ओशंस एंड द कॉन्टिनेंटल कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो ये फर्स्ट स्टेप है किसके बीच में, तो डीप ओशंस जो हैं, जो गहरे सागर हैं हमारे, उनके और जो कॉन्टिनेंटल कोस्ट है उसके बीच में। तो एक डायग्राम बना करके समझते हैं। ये हमारा मान लो ये हो गया। ठीक है, एक लाइन हो गया। ये जो पार्ट है यहाँ से ओशन ऐसे शुरू होता है। तो ओशन शुरू हुआ तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ओशन इससे एकदम जस्ट लगा हुआ है, तो ये हमारा ओशनिक कोस्ट हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कोस्ट हो गया हमारा ये। तो ये कॉन्टिनेंटल कोस्ट के बीच में और ये जो हमारा गहरा सागर है, ठीक है, गहराई तो यहीं पे शुरू होती है। ये तो बहुत ही कम ढाल है, यहाँ पे कम ढला हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ ना हमारा, इसको हम कहते हैं इस कोस्ट के बीच में, और ये जो हमारा डीप ओशन है उसके बीच का जो ये वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, नहीं, इधर भी कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा। आगे बढ़े। Although this part is submerged in the ocean, its structure is similar to that of the continents. इसका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है, कॉन्टिनेंट्स के जैसा होता है। बस ये है कि ये क्या होता है, पानी में डूबा ही हुआ होता है। ठीक है, मतलब पानी इसके ऊपर ऊपर होता है, लेकिन गहराई उतनी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि गहराई हम देख सकते हैं यहाँ पे, द डेप्थ हियर इज़ वेरी लेस, अप टू 180 मीटर, एंड द ग्रेडियंट इज़ 3 to 5 मीटर पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ढाल है वो कितना है, 3 से 5 मीटर ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। और डेप्थ आप देख सकते हो कि बहुत कम है, लाइक 180 मीटर ओनली। ठीक है, तो बस इतनी होती है। द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज शोन ऑन मैप्स बाय एन एवरेज ऑफ 200 मीटर्स और 100 फैथम्स ऑफ आइसोबाथ लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका विस्तार है, हमने गहराई तो देख ली कि ये ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ठीक है, ढलाव भी ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा ढाल मतलब, ज़्यादा ढाल कहने का मतलब क्या है, पूरा एकदम ऐसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा नहीं होता है, इसका इस तरह से कुछ ढाल होता है। अब इसके विस्तार की बात करें तो ये कितने दूर तक लगभग ये हो सकता है, तो इसका जो विस्तार है वो एवरेज कितना है, 200 मीटर्स और 100 फैथम्स ऑफ आइसोबाथ लाइन। अब आइसोबाथ लाइन क्या होता है, 100 फैथम्स बता तो दिया कि हाँ 100 फैथम्स ऑफ आइसोबाथ लाइन होता है, बट ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो द लाइन ड्रॉन ऑन द मैप विच ज्वाइंस द प्लेसेस ऑफ इक्वल डेप्थ ऑन द सी लेवल इज कॉल्ड आइसोबाथ। देखो, ये उस लाइन की बात हो रही है जो हम मैप में ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन का हम यूज़ करते हैं सिर्फ इक्वल डेप्थ वाले जो प्लेसेस हैं उसको शो करने में। जैसे कि ये या इसकी भी डेप्थ उतनी है, इसकी भी है, तो एक लाइन हम लेकर गए और इसको ऐसे मिला दिया हमने। तो ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं, जो दोनों को ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उस लाइन को हम कहते हैं आइसोबाथ लाइन। ठीक है, तो उसी आइसोबाथ लाइन की बात हो रही है कि अगर वो आइसोबाथ लाइन हो सकता है तो कितना हो सकता है, 100 फैथम्स हो सकता है, या फिर नॉर्मल समझो तो 200 मीटर का जो एवरेज एक होता है, ठीक है, उसको माना गया है कि हाँ उतना 200 मीटर तक ये फैला हुआ हो सकता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, देखो अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपने शेल्फ का स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे अभी मेरे ध्यान से हट गया था थोड़ा, और हो सकता है ऐसा ना लिखते लिखते थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो वैसे ही छूट जाता है कभी कभी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि हाँ यहाँ पे शेल्फ की आपने स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। मैं पढ़ा रही हूँ तो समझ में तो आ रहा है ना कि एग्जैक्टली क्या चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। आगे हम बढ़ें, आगे हमारे पास क्या है, in the world, the area of continental platforms or submerged coast was
stated by Wagner as 30.6 million स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अब अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं हमारे, और सबके अलग अलग जो होता है वो होता है कि हाँ सबके अलग अलग व्यूज़ हैं, सबका अलग अलग कहना है। कोई जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं, कोई कुछ और कह रहे हैं। वैसे ही एक हमारे वेगनर है। वेगनर का क्या कहना है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म है, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या फिर सबमर्ज्ड कोस्ट, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है वो डूबा हुआ ही होता है, तो इसका इन्होंने जो किलोमीटर में एक एवरेज बताया है, जो एरिया बताया है, वो कितना बताया है? 30.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। आप चाहो तो अपने आंसर में इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। इन दिस पार्ट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ब्रॉट बाय द कॉन्टिनेंट्स टेक्स प्लेस फार एंड वाइड। ठीक है, देखो अब ऐसा होता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वहाँ पे देख लो, जैसे कि ये हमारा एरिया हो गया, ये कॉन्टिनेंट पार्ट हो गया, ये कॉन्टिनेंटल हमारा कोस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा। मान लो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, तो ये तो ढलाव हो गया, तो अब ढलाव होकर फिर ऐसे जाएगा। तो जो चीज़ें हैं, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे कोई नदी आ रही हो, नदी आके मिल रही हो, तो जो नदी अपने साथ क्या बोल लेते हैं उसको, सबस्टांसेस जो होते हैं, सबस्टांसेस लेकर के आएगी, तो वो ऐसे आकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे जमा होते जाएंगे। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि ये जो पार्ट्स होते हैं ना, जो कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सबस्टांसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स के द्वारा लाए गए होते हैं, कॉन्टिनेंट्स नहीं, जो हमारे रिवर्स वगैरह होते हैं, जो कॉन्टिनेंट से ही ना होकर के आते हैं, तो वही उसकी बात हो रही है। वही क्या करते हैं, इसको और थोड़ा चौड़ा बनाते जाते हैं, इसका और ज़्यादा विस्तार करते जाते हैं। Here, the unique world of oceanic flora and fauna is found in its fully developed form. अब यहाँ पे एक तो हो गया कि जो सबस्टांसेस आते हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाउना होते हैं, ओशियनिक फ्लोरा एंड फाउना, वो भी काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड फॉर्म में ये यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो पहली चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो सबस्टांसेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो ओशियनिक फ्लोरा एंड फाउना होते हैं वो भी फुली डेवलप्ड फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। और उसके बाद हम देखें तो द विड्थ एंड एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म इज नॉट द सेम ऑन द कोस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। इट्स एवरेज विड्थ इन द वर्ल्ड इज 50 किलोमीटर। देखो एक एवरेज मान करके लिया जाता है, कहीं पे आपको 48 देखने को मिलेगा, कहीं पे 50 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे थोड़ा इधर उधर वर्ड करके यूज़ कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्योग्राफी हमारा। तो हम बताया जा रहा है कि जो विड्थ होता है, जो एक्सटेंट होता है, जो विस्तार होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, वो हर जगह पे, हर एरिया में, या फिर जो कॉन्टिनेंट्स जितने हैं हमारे, हर कॉन्टिनेंट्स के कोस्ट पे ऐसा नहीं है कि ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इन सब का अगर एक एवरेज देखे, एक एवरेज विड्थ लेकर के चले, तो वो माना गया कि हाँ पूरे वर्ल्ड में जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं उसकी एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है। बट अब हमारे जो ओशंस हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। ये हमारे कुछ हमारे क्या है एरियाज़ हैं, अब यहाँ पे ओशंस हैं, तो यहाँ का जो हमारा क्या बोल सकते हो उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसका विस्तार ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो सकता है उसका विस्तार यहाँ पे कम हो, किसी और एरिया में, किसी और कॉन्टिनेंट में वो दूसरा है, ऐसा होता है। तो वही बताया जा रहा है कि हर जगह क्या है, ये डिफरेंट है। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज 13.3% ऑफ अटलांटिक of the total area in the Atlantic Ocean, 5.7% in the Pacific Ocean and 4.2% in the Indian Ocean. कुछ जगहों के, जैसे कि इससे पहले बताया गया कि हर जगह पे इसका विस्तार अलग अलग होता है, एवरेज एक मान करके चला गया है कि हाँ विड्थ इसका कितना होता है, 50 किलोमीटर होता है। ओके, पूरे वर्ल्ड में। अब उसके बाद हम कुछ जगहों का देख लेते हैं, कुछ ओशंस का देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार हुआ है। तो जो अटलांटिक ओशन का पूरा एरिया है ना, उसका 13.3% क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर करता है, उसका एक्सटेंशन है। पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन का फुल एरिया का कितना है, 5.7%। एंड इंडियन ओशन का कितना एरिया है, 4.2% हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कवर करता है। ओके, तो ये आप याद रख सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हाँ हर जगह विस्तार सेम नहीं होता है।
In this way, the offshore areas are wider and less deep in the Atlantic Ocean. Hence, the continental platforms here are spread far and wide. तो इस जो हमने इससे पहले देखा कि एक्सटेंट जो अटलांटिक ओशन के पास का जो है, अटलांटिक ओशन में जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका विस्तार कितना होता है, तो वो सब देखने के बाद पता चला कि जो अटलांटिक ओशन वाला था, देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि यहाँ के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, मतलब काफ़ी दूर तक इनका विस्तार है, तो इनकी गहराई क्या होगी, काफ़ी कम होगी। यहाँ पे दिखाया जा रहा है लेस डीप है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। जो हमने 3 ओशन का नाम देखा उसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि जो अटलांटिक ओशन है वहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है और जो गहराई है वो कम है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। Its width is 120 km along the east coast of North America, while it is more than 500 km wide near the Barents Sea in the Arctic Ocean. और एग्जाम्पल हम देखेंगे, और एग्जाम्पल में हमारा क्या है, तो जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट है, जैसे कि ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है, इसका ईस्ट कोस्ट तो इधर आएगा, तो ये जो ईस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका एक्सटेंशन कितना है, ओनली 120 किलोमीटर। ठीक है, इसका विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो ओनली 120 किलोमीटर है। बट वही अगर हम बात कर ले आर्कटिक ओशन का, जो बैरेंट सी है वहाँ के पास का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका, तो उसकी चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे भी यहाँ कितने डिफरेंसेस हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, on the west coast of North and South America, due to the extension of the mountains of the alpine period of the coast, the width of the continental shelf is only 10 to 16 किलोमीटर। अच्छा, इसके विपरीत आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 500 किलोमीटर वाइड था। अब आप वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बात कर लो, वहाँ पे 120 किलोमीटर कहाँ था, ईस्ट कोस्ट में था नॉर्थ अमेरिका के, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट की। तो वेस्ट कोस्ट मतलब, एक सेकेंड, वेस्ट कोस्ट हमारा कौन सा होगा, वेस्ट हमारा ये होगा जी, सॉरी, यहाँ देखो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है, तो ईस्ट कोस्ट तो इधर वाला पार्ट आ जाएगा। अब वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका का, तो ये मान लो है नॉर्थ अमेरिका, तो इसका वेस्ट पार्ट ये वाला आ जाएगा। तो वेस्ट कोस्ट में क्या है हमारा, वेस्ट पार्ट में हमारा जो है वो है एक्सटेंशन है अल्पाइन माउंटेन्स का, अल्पाइन पीरियड के जो हमारे माउंटेन्स हैं उनका, कोस्ट पे अल्पाइन पीरियड के हमारे माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स की वजह से जो विड्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो सिर्फ कितना है, 10 to 16 किलोमीटर। देखो एक चीज़ अच्छे से फिर से क्लियर कर लो कि ऊपर में जो यहाँ पे 120 किलोमीटर बताया गया है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड का है, और ईस्ट साइड कहने का मतलब कि ये नॉर्थ अमेरिका है तो इसका इधर वाला साइड। ठीक है, गलती हो गई मेरे से, मिस्टेक हुआ है ऊपर में, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लो। तो अब हम आगे बढ़ें, पता चल गया कि एक ही जगह के दोनों पार्ट्स में कितने डिफरेंसेस हैं, दोनों तरफ अगर सी है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोस्टल रेंजेस। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट में, ठीक है, पश्चिमी तट में, वहाँ पे क्या है, देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ कोस्टल रेंजेस, कोस्टल रेंजेस का एक्सटेंशन है। ओके, इन जनरल द एवरेज विड्थ ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्ट इज कंसिडर्ड टू बी 48 किलोमीटर। वैसे तो जो सबमर्ज्ड कोस्ट है हमारे, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारे, उनका एक जनरल में विड्थ कितना लिया है, 48 किलोमीटर लिया गया है। तो हाँ, 50 किलोमीटर या फिर 48 किलोमीटर आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मान के चला गया है, किसी ने 48 मान लिया, किसी ने 50 मान लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। In short, it can be said that coast on which mountains are found or the coast which have been affected by extensive faulting and local submergence, the coast will be narrow. अच्छा, तो सीधा सीधा यहाँ पे बोला गया है, हमने देखा भी कि जहाँ पे हमारे माउंटेन रेंजेस वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे एक्सटेंशन जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो ज़्यादा हुआ है, जैसे कि 120 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक। वही हम बात करें कि जहाँ पे माउंटेन रेंजेस है,
इस कोस्ट पे मान लो कि माउंटेन रेंजेस हैं, तो माउंटेन रेंजेस की वजह से क्या है, यहाँ पे जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे समुद्र है मान लो, तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना उसका विस्तार काफ़ी कम हुआ है, जैसे कि 10 से 16 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया, मतलब वहाँ के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होंगे वो नैरो होंगे, वाइडर नहीं होंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आई थिंक थोड़ा अटक अटक के मैं बोल रही हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे ढंग से आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कोस्टल एरियाज वेयर देयर आर डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर्स और वेयर प्लेन्स हैव बीन डेवलप्ड इन द कोस्टल पार्ट ड्यू टू इरोजन, प्लेटफॉर्म्स विल बी मोर वाइड। एक और चीज़ की बात करते हैं कि जहाँ पे डेल्टाइक रीजन्स हैं, अब डेल्टाइक रीजन्स कैसे बनेंगे, जहाँ पे रिवर फ्लो करते हुए आएंगे, लाइक ये ओशन है हमारा और ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, तो नदियाँ आई ऐसे बहते हुए और ओशन में मिलती हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये भी पता होगा कि ओशन से मिलने से पहले ओशन में जो नदियाँ हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, यहाँ पे ऐसे जम जाती है, तो एक्सटेंशन तो हो रहा है भाई। अब ये जो मिट्टियाँ हैं ऐसा थोड़ी कि यहीं तक रहेंगी, नदियाँ अपने साथ और भी सब्सटेंसेस लाएंगी तो और आगे भी बढ़ती जाएंगी, तो इधर इधर क्या होगा, वैसे ही जमते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगी। तो जो एक्सटेंशन होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, अब ये तो पानी के अंदर ही आ गया ना, तो पानी के अंदर आ गया, समुद्र के अंदर आ गया, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, तो उसका विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि जहाँ पे डेल्टाइक रीजन्स होंगे, जहाँ पे नदियाँ आकर के मिलेंगी समुद्र से, वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। द ओरिजिन एंड शेप ऑफ द बॉटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म्स और पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग रीजन्स। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते हैं। जो फॉर्मेशन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का वो काफ़ी सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। अब उनमें कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं जो ग्लेशियर के थ्रू बने हुए हैं, उनका रिवर्स के थ्रू बने हुए हैं, तो उन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, formed by glaciers. Such continental platforms are found only where continental glaciers have expanded during the ice age. अब ग्लेशियर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आइस एज की डेफिनेटली बात होगी। तो बताया जा रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, देखो बार बार प्लेटफॉर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है। तो ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो ग्लेशियर के द्वारा बने हुए हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जब आइस एज में थे ना, जब वो एक्सपेंड कर रहे थे, उस टाइम के ही आपको मिलेंगे। सच प्लेटफॉर्म्स आर फाउंड स्पेशली डेवलप्ड ऑन द कोस्ट ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन एंड ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, थोड़ी याद करने वाली है, और समझ में तो सबको आ गया होगा कि इस तरह के जो शेल्फ हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे जो नॉर्वे और स्वीडन है उनके कोस्ट पे। ठीक है, कोस्ट के जस्ट नीचे ही तो होता है शेल्फ, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे उसके ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे एंड कनाडा के। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ग्लेशियर्स के थ्रू बने हुए जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो कहाँ पे मिलेंगे और बेसिकली वो किस तरह से बनते हैं। Fjords and depressions are found on these platforms formed by the shrinking of glacial valleys. क्योंकि जो ग्लेशियर से भरे हुए जो वैलीज थे ना हमारे, उनके डूबने की वजह से ये सब प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए हैं, तो आपको इसमें फायर्स एंड डिप्रेशन काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ग्लेशियर का समझ में आ गया कि जहाँ पे ग्लेशियर का विस्तार हुआ था आइस एज में, स्पेशली आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। अब जहाँ पे आइस है ही नहीं, वहाँ जहाँ पे ग्लेशियर है ही नहीं, वहाँ पे ग्लेशियर के थ्रू बने हुए कहाँ से मिलेंगे। अब रिवर की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे ग्लेशियर तो है नहीं, तो रिवर का देख लेते हैं। तो रिवर्स विच फॉर्म डेल्टा और हुज माउथ्स आर ह्यूज फ्रॉम देम कॉन्टिन्यूअस सेडिमेंट्स स्प्रेड टूवर्ड्स द ओशन। अब देखो, रिवर का मैंने पहले ही बता दिया, वो भी बना करके डायग्राम, कि जो रिवर्स हमारी आती हैं ना वो क्या करती हैं,
डेल्टा बनाती हैं, और या फिर जिनका जो माउथ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो काफ़ी एकदम बड़ी होती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, और वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, बहते बहते ऐसे ओशन में भी जाते हैं। तो ओशन में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एक साथ ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ढलाव काफ़ी कम हो जाता है ढलान, तो ये रुकते जाते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विड्थ ऑफ the continental platform near the coast of Amazon has been continuously increasing. अब फिलहाल की एग्जांपल देख लो, जो कोस्ट ऑफ अमेजन है, अमेजन का जो कोस्ट है उसके पास जो अमेजन कोस्ट के बगल का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, या फिर अमेजन कोस्ट में जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ आकर के मिल रही हैं वो काफ़ी, जो उनका मुंह होता है, जो उनका मुहाना होता है वो वाइड होता है, ठीक है, या फिर वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। Due to the continuous deposition of Huangho and Yangtze River, the platform have been expanding in Yellow Sea. वैसे ही सेम जो ह्वांगा एंड यांगशी रिवर्स हैं उनकी वजह से येलो सी में भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं। वो भी किस तरह से बने हुए हैं, किस चीज़ से बने हुए हैं, तो रिवर्स के थ्रू बने हुए हैं। द प्लेटफॉर्म नियर द माउथ ऑफ गंगा इज ऑल्सो गेटिंग वाइडर। उसके बाद हम अपने खुद के यहाँ का देख लेते हैं कि गंगा रिवर जहाँ पे मिल रही है उसकी वजह से भी जो माउथ है गंगा का ना वो काफ़ी एकदम वाइडर है, तो उसी की वजह से इससे के थ्रू जितने भी प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं वो भी काफ़ी वाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने साथ वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है। फॉर्म्ड बाई अर्थक्वेक समटाइम्स ड्यू टू एक्शन ऑफ पैरेलल फाउंटिंग ऑन द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, लॉन्ग cracks occur due to which the part of the continental edges gets forced. There are many evidences of sinking of the coast on the west coast of India. अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो कॉन्टिनेंट है हमारे, देखो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये ओशन हो गया, तो जब पैरेलल फाउल्टिंग होगी ना तो ऐसा होता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स इसके कुछ एजेस नीचे धंस जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अब नीचे धंस गए तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का पार्ट हो गया ना, तो ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसे क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही आपको एग्जांपल्स हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे। किधर साइड में, तो वेस्ट कोस्ट में, कि काफ़ी सारे जो हमारे कोस्ट है वो ऐसे ही सिंक हुए हैं, और सिंक होने की वजह से क्या हुआ, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कन्वर्ट हुए, ठीक है, पहले वो कॉन्टिनेंट का पार्ट थे और डायरेक्टली फिर क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गए। ओके, अब है वेव्स के थ्रू। वेव्स भी अपने साथ क्या करते हैं, सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ इरोजन होता है, यहाँ पे इरोजन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में, और वेव्स के थ्रू कैसे होते हैं वो भी पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। द एक्शन ऑफ इरोजन रिलीज्ड बाय सी वेव्स कैन ऑल्सो लीड टू द लोकल एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेटफॉर्म्स। जब वेव्स के थ्रू इरोजन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो समुद्र है, ठीक है, जो सी है हमारा, जो ओशन है, अपने साथ ओशन में से भी क्या करती है, ये चीज़ों को लेकर के कोस्ट की तरफ आती है, और एक बार ऐसे लहरा करके कॉन्टिनेंट पे लगा तो यहाँ से भी क्या होता है, अपने साथ सब्सटेंसेस को लेके जाती है, कॉन्टिनेंट को क्या करती है, ये इरोड करते रहती है, तो यहाँ पे क्या होंगी, चीज़ें जमा होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, तो क्या बनेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी किसी को। कोरल्स के थ्रू कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर फाउंड लाइक सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म एट मेनी प्लेसेस इन द डीप ओशंस। डीप ओशंस में आपको ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे जो किससे बने हुए होंगे, कोरल से बने हुए होंगे। बहुत सारे जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कोरल क्रिएचर्स On these, coral creatures develop and build coral islands and narrow submerged coast. कोरल आइलैंड का नाम तो सुना ही होगा आपने, तो कोरल आइलैंड भी वैसे ही बनते हैं जैसे कि हमारा क्या होता है, कोरल कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है, ठीक है, कोरल के थ्रू। Such continental platforms and islands are more widespread in the central Pacific Ocean. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि पैसिफिक ओशन में आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। An extension of similar coral formation is also found on the east coast of Australia. और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम इंडिया का कुछ सबमर्ज्ड कोस्ट को देख लेते हैं। सबमर्ज्ड कोस्ट मतलब वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, बार बार मैं बोल के बता दे रही हूँ। द एवरेज विड्थ ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्ट इज 50 किलोमीटर ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड 150 किलोमीटर ऑन द वेस्ट कोस्ट। दोनों ही साइड की बात हो रही है इंडिया के। 50 किलोमीटर तक इसका विड्थ कहाँ पे है, ईस्ट वाले रीजन में, ईस्ट वाले मतलब इसमें रीजन में, और जो वेस्ट वाला है, वेस्ट वाले में कितना है, 150 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार है, ठीक है। The submerged coast in front of mouth of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri river is
ओनली 30 to 35 किलोमीटर वाइड। ये तो एक एवरेज बता दिया गया कि 50 किलोमीटर है ईस्ट कोस्ट में और 150 किलोमीटर कहाँ है, वेस्ट कोस्ट में। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका 30 to 35 किलोमीटर वाइड ही है, ठीक है। जैसे कि कुछ मतलब कुछ की बात हो रही है, जैसे कि कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ के, गंगा, जहाँ पे गंगा का जो माउथ होता है ना ऐसा आता है, तो उसके पास का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, वो ओनली कितने हैं, 30 to 35 किलोमीटर वाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आगे का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। कहीं पे देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करो, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेक मैंने कुछ और बोल दिया हो, कुछ और होता हो, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड